हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, क्या हाल है आप सबके। जल्दी से मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे पा रहा हूं, दिखाई दे पा रहा हूं? यस, हम आ गए हैं वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 8 पर, आपके बैच लक्ष्य जेई हिंदी 2.0 में। आपके बैच लक्ष्य जेई हिंदी 2.0 में। यस, तो भाई लोग, आज हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है। कल हमारी लास्ट क्लास होगी इस बैच की, और उसके बाद में हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हो जाएगा समाप्त। ठीक है जी। तो हम इन 2 क्लासेस में कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें खत्म करने की, ढंग से खत्म करने की, ताकि हमारा सारा पोर्शन सही से कवर हो जाए। राइट? यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, हाँ जी, हाँ यार, 10 मिनट क्लास को आगे शिफ्ट करवाना पड़ा, क्योंकि मेरी पिछली वाली क्लास चल रही थी, वो खत्म हुई नहीं थी, और वो खत्म होते होते 3:55 हो गया। तो थोड़ा गले को आराम देना जरूरी था, बैक टू बैक क्लासेस में जाया नहीं जाता है ना। यस, तो बस अब ये क्लास है, फिर इसके बाद एक और क्लास है, फिर इसके बाद एक और क्लास, और फिर इसके बाद एक और क्लास है। राइट? हाँ जी। हो, बताइए भाई। लव यू टू गाइज, लव यू टू। यस, गोलू सिंह कल पोल में फर्स्ट आया था। क्या बात है गोलू सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, जेई में फर्स्ट आजा बस तू इसी तरीके से। ओके जी। मेरे अंधकार के जीवन को प्रकाश देने वाले गुरु को मेरा प्रणाम। भाई यार, तुम लोगों की ये बातें बड़ी याद आएगी, है ना। ये जो तुम्हारे नमस्ते करने के जो अलग अलग तरीके हैं, इनको बड़ा मिस करने वाला हूं मैं। यस, चलिए, बढ़िया। ओके जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए जी, शुरू करेंगे अगला पोर्शन जो हमको आज करना है। बेटा, आज की क्लास में हमको वैद्युत अपघटनीय सेल डिस्कस करना है। आज की क्लास में हमको वैद्युत अपघटनीय सेल डिस्कस करना है। सुधित बेटा, तू मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में से, दोनों में से कहीं भी फोटो भेज देना, है ना, मैं बता दूंगा कैसे होगा वो। ठीक है। राजवीर, अगर ये चैप्टर कम समझ में आया तो बेटा, पहली बात, इसका मतलब आपने क्लास में ध्यान थोड़ा कम दिया है। दूसरी बात, जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे ना, अब संडे जब आएगा, संडे को बैठ के एक बार पूरा दिन लगा के इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना। ठीक है। निक्की शर्मा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। तो बेटा जी, राजवीर, संडे को बैठ के इस चैप्टर को एक बार ढंग से पूरा पढ़ना। एटलीस्ट क्लास के सारे सवाल खुद से सॉल्व करना, पहले मुझसे समझना, उसके बाद में सॉल्व करना। ठीक है। आपसे बनने लग जाएंगे। नहीं बेटा, मैं अभी इसके आगे आपको फिजिकली पढ़ाता हूं मैं इस बैच में। अब आगे जो जेई एडवांस के टॉपिक है वो लास्ट में पढ़ाने के लिए मिलूंगा। बढ़िया है भाई। ओके जी, चलिए ध्यान से देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत अपघटनीय सेल। टॉपिक का नाम है वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है। वैद्युत अपघटनीय सेल को पढ़ेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे और चीजों में आगे बढ़ेंगे। आज का टारगेट सिंपल है, वैद्युत अपघटनीय सेल पढ़ेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है जी। ओके, शुरू करें क्या? शुरू करें क्या? चलिए आइए भाई, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बेटा, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से सबसे पहले क्या पढ़ा था, बट उससे पहले चलो एक काम की बात आपको बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चे इस चीज से स्ट्रगल करते हैं हिंदी में, बहुत सारे बच्चे, कि सर हमारे पास नेटवर्क का इश्यू है ना, या घर में आपके में भी उतनी जगह ना हो पढ़ने की, या उतनी फैसिलिटी ना हो पढ़ने की। तो उन बच्चों के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, एक चीज लेके आए हैं हम लोग। ठीक है। अगर आपको सही लगे तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं लगे तो आप लोग रहने दे सकते हैं। ध्यान से देखना, हम एक नया बैच लेके आए हैं जिसका नाम है बैच प्राइम। हम एक नया बैच लेके आए हैं जिसका नाम है बैच प्राइम। क्या है ये बैच प्राइम? ये बैच प्राइम स्पेशली डेली 8 घंटे के लिए आप आपके घर के आसपास जो भी विद्यापीठ या पाठशाला सेंटर है, आप वहां जा सकते हैं, विद्यापीठ सेंटर पे। ठीक है। वहां पे आराम से आपको क्लासरूम मिलेगा, आप वहां जाके एसी में बैठ के आराम से अपनी क्लासेस अपने फोन से या टैब से अटेंड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है या आपको कोई डाउट रह गया है, तो आपको वहां पे जो मौजूद ऑफलाइन टीचर होंगे उस सब्जेक्ट के, उनसे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उनसे आप मॉड्यूल के डाउट्स पूछ सकते हैं,
और इसी के साथ साथ आपके जितने भी ऑफलाइन टेस्ट होंगे आप वहां जाके ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। राइट, यस। देखो ध्यान से क्या क्या फीचर्स है हमारे पास में। ये जो बैच प्राइम है ये पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैचेस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें जिन बच्चों के घर पे जगह कम है, पढ़ाई का माहौल नहीं है, गर्मी बहुत है, दुनिया भर के जो भी प्रोग्राम है, जो भी दिक्कतें हैं, अगर उनके घर के आसपास कोई विद्यापीठ या पाठशाला सेंटर है तो वो बच्चा वहां जाके 8 से 10 घंटे तक अपनी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, आपको प्रॉपर वहां पे इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, आपको कंफर्टेबल बैठने की जगह मिलेगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको और भी बच्चे मिलेंगे जहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको टीचर से डाउट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, आपको सारी की सारी हार्ड कॉपी मिलेगी डीपीपीज वगैरह की। ठीक है, डीपीपीज वगैरह की हार्ड कॉपी मिलेगी, मॉड्यूल मिलेंगे आपको प्रॉपर। ठीक है जी, प्रैक्टिस पेपर्स, इनफाइनाइट पेपर्स, अनंत पेपर, जितने भी ऑफलाइन पेपर्स होंगे एआईटीएस के अलावा सब आप दे सकते हैं। और वहां पे आपको एक मेंटर मिलेगा जो आपको एक वीकली गोल बना के दिया जाएगा। ठीक है, वीकली गोल बना के देगा कि या मंथली गोल बना के देगा, आपकी पढ़ाई को ट्रैक करता रहेगा कि भाई क्या बैकलॉग बन रहा है, क्या कवर हो रहा है, क्या नहीं कवर हो रहा है। आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग भी होंगी, जिनमें आपके पेरेंट्स को आपके रिजल्ट्स और सारी बातें डिस्कस किया जाएंगी। सही है जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच में, अगर आपको सही लगता है तो आप जा सकते हैं इस बैच में। एक नंबर दिया हुआ है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं क्लास के बाद और डिटेल्स पूछ सकते हैं। मुझे डिटेल तो नहीं पता, बट हाँ मुझे इस बैच के बारे में बताया गया था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर घर में ही चाहिए तो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई प्रेशर तो है ही नहीं, बस आपको बताना था, मेरा काम बताना है, मैंने बता दिया, जैसे आपको सही लगे आगे। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। हाँ, अगर घर से पास में नहीं है तो फिर ऑब्वियसली रहने दो, बट जिनके भी घर के पास है उन बच्चों के लिए यह चीज है। ठीक है, चलो ओके जी। अच्छा जी, चलिए आइए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, हमारे काम की बात शुरू करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एसी का बोलना पड़ेगा जरा, एसी बंद पड़ेगा यार, यहाँ पे गर्मी सी हो रही है। एसी, यस, चलिए आइए भाई शुरू करेंगे। शुरू करेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है दोस्त, चलो आओ शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, चैट को मैंने कर दिया है ऑफ। अब हम पूरा ध्यान लगाएंगे इस नए सेल के डिस्कशन में। यहां पे रिडॉक्स की कुछ बातें काम आएंगी, एन फैक्टर वाली कुछ बातें काम आएंगी, तो आइए उसको भी ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 5:30 बजे तक पढ़ना है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान से सुनना मेरी बातों को, है ना? देखिए ध्यान से। वैद्युत अपघटनीय सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है? वैद्युत अपघटनीय सेल समझने की कोशिश करें। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखने की कोशिश करें, क्या है वैद्युत अपघटनीय सेल, क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गौर से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनना मेरी बात को भाई। वैद्युत अपघटनीय सेल क्या है आपका? वैद्युत अपघटनीय सेल आपका ऐसा सेल है, सर गर्म पानी लाके देना एक गिलास। वैद्युत अपघटनीय सेल आपका ऐसा सेल है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि आप बाहर से वैद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं और वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी कि आप बाहर से बिजली प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से अभिक्रिया होगी। आप बाहर से लाइट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, करंट बहेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से रिएक्शन होगी। बहुत अच्छी बात है। तो वैद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है रासायनिक ऊर्जा में, है ना? ठीक है जी, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात बेटा, अगर मुझे बाहर से ऊर्जा प्रोवाइड करवानी पड़ रही है अभिक्रिया करवाने के लिए, अगर आप गैल्वेनिक सेल याद करें तो वहां तो अभिक्रिया हो रही थी, उस अभिक्रिया से बिजली बन रही थी। यहां उल्टा हो रहा है, हम बिजली दे रहे हैं जिससे अभिक्रिया हो रही है। अगर बिजली देने से अभिक्रिया हो रही है तो बेटा जी
ऐसा होना क्या है? एक अस्वतः अभिक्रिया की निशानी है। ऐसा होना एक अस्वतः अभिक्रिया की निशानी है। अगर ये एक अस्वतः अभिक्रिया है, क्यों बेटा? स्वतः अभिक्रिया वो होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, पर अस्वतः अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनके लिए बाहर से आपको कुछ करना पड़ता है। यहां देखो, तुम बाहर से बिजली दे रहे हो, तुम्हें बाहर से कुछ करना पड़ रहा है, तो ये एक अस्वतः अभिक्रिया है ना साहब? बढ़िया। ये विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में दूसरी बात है। तीसरी बात, यहां पे एनोड जो है वो आपका धनात्मक टर्मिनल होता है और कैथोड जो है वो आपका ऋणात्मक टर्मिनल होता है। एनोड जो है वो धनात्मक टर्मिनल होता है, कैथोड जो है वो ऋणात्मक टर्मिनल होता है। समझ में आती है ये वाली बात भी? बढ़िया। तो ये विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। हम यहां पे बोलेंगे कि यहां जो प्रक्रम होता है, यहां जो प्रक्रम होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं। हम बोलेंगे यहां होने वाले रासायनिक प्रक्रम को विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यहां होने वाले रासायनिक प्रक्रम को विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। यहां होने वाले रासायनिक प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अच्छी बात है। ठीक है, समझते हैं कि ये सेल दिखता कैसा है और विद्युत अपघटन होता कैसे है। ऐसा नहीं है विद्युत अपघटन आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, बट एक बार और ढंग से पढ़ लेते हैं। हमें यह बात पता है कि भले ही यहां एनोड पॉजिटिव हो, बट प्रक्रम तो यहां ऑक्सीकरण का ही होगा जैसे पहले होता था। इसी तरह कि भले ही यहां पे कैथोड नेगेटिव हो, बट प्रक्रम यहां पे अपचयन का ही होगा जैसा पहले होता था। है ना दोस्त? अगर ये बात है तो ध्यान से देखिए। हम चर्चा करते हैं कि आपका सेल दिखने में कैसा है। हमने बोला, सपोज करिए ऐसा होता है ये सेल। एक बीकर है, उसके अंदर हमने एक विद्युत अपघट्य भरा। विद्युत अपघट्य क्या होता है? कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने आयनों में विघटित हो जाता है। ठीक है जी। अब मैंने इसमें क्या किया? अब मैंने बेटा इसमें दो ठोस रॉड लगाई। ये जो रॉड है ये क्रियाशील भी हो सकती है, ये अक्रियाशील भी हो सकती है, बट मैक्सिमम केसेस में अक्रियाशील होती है। प्लैटिनम की रॉड्स होती हैं। क्या होती है बेटा? ये प्लैटिनम की रॉड होती है। अगर ये प्लैटिनम की रॉड है, मैंने इन्हें बाहर कनेक्ट किया बैटरी से। आप देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम किसी चीज को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो। ना तुमने गैल्वेनिक सेल में बैटरी का इस्तेमाल किया था, ना तुमने चालकता के केस में बैटरी का इस्तेमाल किया था, बट यहां पे मैं बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है जी। ये मेरी पॉजिटिव साइड है, ये मेरा नेगेटिव साइड है। इसे एनोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है जी। बढ़िया। अब होगा क्या? होगा ये कि जो भी विद्युत अपघट्य है वो अपने आयनों में टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला KCl है, तो ये अपने आयनों में टूटेगा K+ और Cl-। जैसे ही मैं बाहर से बैटरी का स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा? ये जो K+ है ये उस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा जो ऋणात्मक आवेश का है, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो K+ भागेगा इधर और Cl- भागेगा इधर। ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड।
ठीक है जी। तो जो आपका Cl माइनस है वो एनोड की तरफ भागेगा, जो आपका K प्लस है वो कैथोड की तरफ भागेगा, और इस तरीके से अभिक्रिया होगी। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। जहां पे विपरीत आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ भागते हैं, वहां जाके जमते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन। ठीक है जी, बढ़िया बात है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं आपने पढ़ा हुआ नहीं है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर मैं यहां पे मानूं कि ये जल है, अगर मैं ये मानूं कि ये जल है और मैं इसका वैद्युत अपघटन करवाता हूं, तो हमने ये पढ़ा था कि वैद्युत अपघटन करवाने से एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। बोलो हाँ या ना? हमने ये बात छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है कि जब जल का वैद्युत अपघटन होता है तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि वो होता कैसे है। तो ध्यान से देखना, हम यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे होने वाली अर्ध अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो पहले एनोड पे बात करें। एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। तो ये जो H2O लिक्विड है ये आपका परिवर्तित होता है बेटा एक्चुअली में O2 गैस प्लस H प्लस। ठीक है, अगर आप बैलेंस करेंगे तो O2 गैस प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होती है अगर आप बैलेंस कर दे तो, है ना? अगर आप बैलेंस कर दे तो ये रिएक्शन होती है। अगर ये रिएक्शन होती है तो आप देखो ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। अगर मैं यहां पे E0 का मान लिखूं, H2O से O2 ऑक्सीकरण विभव लिखूं, तो वो मान है -1.23 वोल्ट। वो मान आएगा -1.23 वोल्ट। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे कैथोड पे क्या हो रहा है, इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे होता है अपचयन। अगर कैथोड पे अपचयन होता है तो हमने बोला H2O जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन की हानि, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ करके कन्वर्ट होता है H2 गैस में और साथ में OH माइनस एक्वस में। यहां पे लगा देते हैं 2। देखो भाई, हाइड्रोजन हो गए टोटल 4, ऑक्सीजन हो गए 2। हमारे पास जल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ करके हाइड्रोजन गैस और OH माइनस में परिवर्तित होता है और यहां पे ऑक्सीजन गैस और H प्लस में परिवर्तित होता है। यहां पे जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें हम बोलेंगे E0 जो है H2O से H2 का, ये अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव, और इसका मान हो जाएगा -0.83 वोल्ट। इसका मान हो जाएगा -0.83 वोल्ट। +1 से 0 जा रहा है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था यहां पे +1 है, यहां पे 0 है, तो +1 से 0 जा रहा है, वो हो गया हमारा कैथोड अपचयन, और यहां पे -2 से 0 जा रहा है, ये हो गया ऑक्सीकरण। आपको हमेशा फाइनल रिएक्शन पढ़ने की आदत है, बट असल में ये हो रहा है। अगर ये एनोड और कैथोड की अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, तो अगर मैं ओवरऑल अभिक्रिया लिखना चाहूं तो मुझे एक बात बचपन से पता है, और वो ये है कि बेटा H प्लस और OH माइनस ये मिलके हमेशा जल बनाते हैं। बोलो हाँ या ना? ये बात पता है ना कि H प्लस और OH माइनस मिलके हमेशा जल बनाते हैं। अगर H प्लस और OH माइनस मिलके जल बनाते हैं तो ठीक है, देख लेंगे उस बात को। पर अगर मैं इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ रहा हूं तो मुझे नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होंगे। नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होंगे, तो ऊपर वाली अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन की हानि है, नीचे वाली अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ है। तो अगर मैंने नीचे वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दिया, अगर नीचे वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो देखें उसके साथ साथ क्या होगा। मैंने बोला अगर इस अभिक्रिया को 2 से इंटू कर दे ये बन जाएगा ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो ध्यान से देखें,
अगर मैंने कैथोड और एनोड को जोड़ दिया, अगर मैंने कैथोड और एनोड को जोड़ दिया तो ध्यान से देखना, यहां 4 इलेक्ट्रॉन की हानि, यहां 4 इलेक्ट्रॉन का लाभ। अगर ये आपस में कैंसिल हो रहा है तो ये 2H2O और ये 4H2O, ओवरऑल हो गया 6H2O, है ना, ओवरऑल हो गया 6H2O। ये 2H2, ये O2, ये 2H2 और ये O2, इसके साथ साथ 4OH माइनस 4H प्लस, तो 4OH माइनस और 4H प्लस, 4H प्लस 4OH माइनस, ये मिलके 4 वाटर बना देगा। 4H प्लस 4OH माइनस, ये मिलके 4 वाटर बना देगा। तो अगर ऐसा हुआ तो यहां 6 वाटर, यहां 4 वाटर, अगर मैं बैलेंस करने लगूं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये 4 वाटर उस साइड अगर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 वाटर, जिससे बन रहा है 2H2 और O2, है ना। तो नेट आपके हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अगर ये हो गया तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि एनोड पे आपकी कौन सी गैस निकल गई, ऑक्सीजन गैस। कैथोड पे कौन सी निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो हमने जो बचपन में पढ़ी थी वो ये नीचे वाली रिएक्शन थी। हमने जो बचपन में पढ़ी थी वो ये नीचे वाली रिएक्शन थी हमेशा, कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। बट असलियत में होता कैसे है वो मैंने आपको आज सिखा दिया। अगर आपसे कोई कहे कि सेल का ई नॉट निकालो, कि बताओ भैया ये जो वैद्युत अपघटन हुआ है उसका नेट ई नॉट कितना है, तो इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ई नॉट तो चेंज होता नहीं है, तो वैल्यू हो जाएगी ये। आंसर आएगा 602। -2.06, -2.06। ध्यान से देखें, इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन, इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन। एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन, चीजें हमने सॉल्व करके देखी। ये डेटा आपको याद रखना है। मैंने कभी आपको ई नॉट याद करने के लिए नहीं बोला, बट ये मैं बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन और ये डेटा आपको याद रखना है, ये मेरे बहुत काम आएगा। आज की क्लास में तो आएगा ही, कल की क्लास में बहुत ज्यादा काम आएगा, है ना। एक सेकंड भाई, पानी पीता हूं। यस, ठीक है भाई लोग, क्लियर है ना, सही है। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आई, अगर आपको ये बात समझ में आई कि भाई कैसे वैद्युत अपघटन होता है, तो इसी तरीके से जल की जगह मैं अलग अलग चीजें ले लेता हूं और अलग अलग चीजों का वैद्युत अपघटन अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। बस बात इतनी है कि विपरीत आयन विपरीत इलेक्ट्रोड्स पे चले जाते हैं और काम करते हैं। अगर ये सब ठीक है, अगर ये सब ठीक है दिव्यांशु बेटा, अब कुछ दिक्कत तो लेनी पड़ेगी, बिना दिक्कत के आईआईटी थोड़ी हो जाएगा। बहुत कठिन पढ़ाई है भाई, इतना आसान नहीं है कि तुम सोचो सब कुछ एकदम ऐसा हो कि बस देखते ही आंखों में बस जाए, मन में उतर जाए, ऐसे नहीं होता है ना। आईआईटी जाना एक तपस्या के बराबर है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मन की नहीं होंगी, और जो मन का नहीं होता वो अगर आप कर ले जाते हो, तब उसको झेल जाते हो, तभी फिर आपको कुछ सक्सेस मिलती है ना। ठीक है, चलिए जी, बढ़िया। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है बाबा, तो आइए जी आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे यह समझ में आया कि जो प्रक्रम यहां हो रहा है वो है वैद्युत अपघटन। जो प्रक्रम यहां पे चल रहा है उस प्रक्रम का नाम है वैद्युत अपघटन। अगर मैं वैद्युत अपघटन की बात करता हूं तो वैद्युत अपघटन होता है दो तरीके का। वैद्युत अपघटन होता है दो तरीके का। एक होता था गणनात्मक, एक होता था गुणात्मक। समझे ध्यान से बात को, एक होता था गणनात्मक, एक होता था गुणात्मक।
ठीक है जी। एक होता था गणनात्मक वैद्युत अपघटन, एक होता था गुणात्मक वैद्युत अपघटन। बेटा गुणात्मक वैद्युत अपघटन का मतलब है, जैसे मैंने आपको बोला कि जल का वैद्युत अपघटन हुआ तो एनोड पे ये हुआ, कैथोड पे ये बना। NaCl का वैद्युत अपघटन हुआ, एनोड पे ये बना, कैथोड पे ये बना। निकल नाइट्रेट का वैद्युत अपघटन हुआ, एनोड पे ये बना, कैथोड पे ये बना। तो बेसिकली वैद्युत अपघटन के प्रोडक्ट पता करना गुणात्मक वैद्युत अपघटन कहलाता है। हमने बोला वैद्युत अपघटन के प्रोडक्ट ज्ञात करना, वैद्युत अपघटन के प्रोडक्ट ज्ञात करना गुणात्मक वैद्युत अपघटन कहलाता है। पर अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे ये तो पता चल गया कि प्रोडक्ट कौन से हैं, बट अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि प्रोडक्ट कितना है, कितना मोल है, कितना ग्राम है ना, कितना केजी है, कितना लीटर है, अगर मैं मात्रा ज्ञात करना चाहता हूं प्रोडक्ट की, तो उसके लिए मुझे कहां जाना पड़ता है? गणनात्मक वैद्युत अपघटन पे जाना पड़ता है। अगर मैं वैद्युत अपघटन के प्रोडक्ट्स की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम किससे यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं गणनात्मक वैद्युत अपघटन को। मतलब अगर आपको यह पता चल गया कि प्रोडक्ट है कौन, वो तो ठीक है, वो तो गुणात्मक हो गया। जैसे जल का वैद्युत अपघटन हुआ तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, ये गुणात्मक वैद्युत अपघटन है। बट अगर मैं ये कहूं कि 50 ग्राम जल यूज करने पे कितना ग्राम हाइड्रोजन बनेगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन बनेगा, तो वो गणना करने के लिए हम गणनात्मक वैद्युत अपघटन पे जाते हैं। और बेटा इसके लिए जो फंडा यूज होता है वो होता है तुल्यांकी कॉन्सेप्ट। वो फंडा क्या होता है? तुल्यांकी कॉन्सेप्ट, जो हम लोग रिडॉक्स में पढ़ते थे। तो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा तुल्यांकी कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मेरा टारगेट है कि मुझे गणनात्मक वैद्युत अपघटन अच्छे से आपसे डिस्कस करना है। मेरा आज की क्लास का टारगेट है कि मुझे गणनात्मक वैद्युत अपघटन आप लोगों से डिस्कस करना है, इसे आपको अच्छे से समझाना है और हमें चीजें ढंग से करके ले जानी है। तो बेटा इसको समझने के लिए ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। हर किसी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं एक फ्लो में पढ़ाऊंगा, एक अलग तरीके के। आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी बातें ध्यान से सुनती जानी है, ठीक है? और आप देखेंगे कि बिना ज्यादा फॉर्मूले रटे भी आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पल्ले पड़ने लग जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी होंगी जो 11th की हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको किसी हद तक आपको समझा पाऊं। बट कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो मैं ये कहूंगा कि इसको आज घर जाके 11th की बुक से रिवाइज करना, 11th के नोट से रिवाइज करना, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम सब कुछ ही रिवाइज कर दें। बट हाँ, कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें हम कर पाए, ठीक है? तो जब मैं गणनात्मक वैद्युत अपघटन आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहली बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर मैं आपको बोलूं एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, यह बताओ, तो किस तरह बताओगे? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि एक मोल मतलब कितना। तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि मैं आपसे कह रहा हूं इतने इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश बताओ।
इतने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसा है, इतना आवेश होगा। इतना आवेश होगा। इसे जब आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी इतनी। याद आ रहा है ये नंबर? कहीं देखा देखा सा है? अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो जब मैंने आपको डेल्टा जी नॉट पढ़ाया था तो मैंने फॉर्मूला बताया था -NFE0। और जब मैंने फॉर्मूला -NFE0 का बताया था तो F का मान था 96500। तो बिल्कुल वही चीज है ये, बिल्कुल वही चीज है ये 96500। यानी कि हम इसे बोल देंगे 1 फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश है। मुझे ये बात समझ में आ गई है। मुझे अभी तक ये समझ में आ गया है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं बात करूं तो 1 फैराडे आवेश है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं बात करूं तो 1 फैराडे आवेश है। मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे आवेश, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे 3 फैराडे आवेश, 4 मोल इलेक्ट्रॉन पे 4 फैराडे आवेश। तो मेरे को ये समझ में आया, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर 2 फैराडे आवेश, 4 मोल इलेक्ट्रॉन पर 4 फैराडे आवेश, 10 मोल इलेक्ट्रॉन पर 10 फैराडे आवेश। इस तरीके से कहानी चलती है। अगर इस तरीके से कहानी चलती है तो आप समझने की कोशिश करें, एन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना फैराडे आवेश है? एन फैराडे आवेश है। एन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना फैराडे आवेश है? एन फैराडे आवेश है। बढ़िया बात है जी, ठीक है। पहली बात मैंने आपको ये समझाई, आई होप आपको समझ में आई होगी। सर इसे काम में कैसे लेंगे मैं सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, पर अभी के लिए जो समझा रहा हूं वो समझो, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात समझने के लिए मुझे तुल्यांकी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। क्या होता था तुल्यांकी कॉन्सेप्ट? तो बेटा तुल्यांकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कुछ वर्ड यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि ग्राम तुल्यांक क्या होते थे, है ना? तुल्यांकों की संख्या क्या होती थी, तुल्यांकी भार क्या होता था, और एन कारक क्या होता था। तो मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो हमने बोला था जैसे मोल का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल मैं रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जीरो से नहीं बता रहा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11वीं में, थोड़ा याद आएगा, बाकी आप लोग रिवाइज करिएगा। जैसे मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार, जैसे मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार, ठीक उसी तरीके से तुल्यांकों का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार, है ना? जैसे मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार, वैसे ही तुल्यांकों का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार। ठीक है? जैसे मूल का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार, उसी तरह तुल्यांकों का फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार। सर एक नई चीज आ गई दिमाग में, तुल्यांकी भार क्या होता है एक बार याद दिला दो, है ना? तो तुल्यांकी भार क्या होता है, आइए उसको रिवाइज करते हैं। अगर मैं तुल्यांकी भार की बात करूं आपसे, तुल्यांकी भार को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। तुल्यांकी भार को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे? ई से।
अगर तुल्यांकी भार को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है तो बेटा जी तुल्यांकी भार का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना। हम बोलते हैं किसी पदार्थ के, जैसे किसी पदार्थ के 1 मोल का भार उसका मोलर भार है, उसी तरह किसी पदार्थ के 1 तुल्यांक का भार उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। किसी पदार्थ के 1 तुल्यांक का भार उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। अच्छी बात है भाई। अगर 1 तुल्यांक का भार उसका तुल्यांकी भार कहलाता है तो समझने की कोशिश करिएगा मैंने क्या किया, समझने की कोशिश करिएगा मैंने क्या किया। हम बोलते हैं तुल्यांकी भार का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है मोलर भार, एमएम बोले तो मोलर मास, हिंदी में होता है मोलर भार अपॉन एन कारक, इंग्लिश में कहते हैं एन फैक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एन फैक्टर। तुल्यांकी भार हो जाता है मोलर भार अपॉन एन कारक यानी कि एन फैक्टर। ध्यान से समझने की कोशिश करें। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या हम बोलते हैं मोलर भार अपॉन एन कारक, इसे कहते हैं तुल्यांकी भार। ठीक है जी, बढ़िया बात है। ये हो गया तुल्यांकी भार, बहुत अच्छे। अगर ये हो गया तुल्यांकी भार तो सर मोलर भार तो हमको किसी भी चीज का निकालना आता है, मोलर भार निकालने में दिक्कत नहीं है। मोलर भार तो हम किसी भी चीज का निकाल देते हैं, ठीक है, आता ही है। परंतु दिक्कत आ सकती है एन कारक निकालने में। मैंने आपको एक दिन रिवाइज करने के लिए भी कहा था कि एन कारक पढ़ के आना क्या होता है। तो एन कारक क्या होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। एन कारक क्या होता है, तो बेटा एन कारक के अलग अलग जगह अलग अलग मतलब है। हमें यहां पे रिएक्शन से खास मतलब है तो हम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। हम बोलते हैं किसी अभिक्रिया में एक मोल स्पीशीज के लिए आने वाला उसका एन फैक्टर कहलाता है। किसी अभिक्रिया में एक स्मॉल स्पीशीज के लिए आने वाला इलेक्ट्रॉन का कुल चेंज उसका एन फैक्टर कहलाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये रिएक्शन, अगर मैंने ये रिएक्शन लिखी तो आप ध्यान से देखें, मुझे एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर कैसे निकालूंगा तो आप देखना ध्यान से। एल्यूमिनियम उदासीन है तो इस पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0। यहां पे एल्यूमिनियम पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। 0 से +3 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 का। 0 से +3 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 का। तो इस एल्यूमिनियम का 1 मोल ही तो है यहां पे, क्योंकि स्टोइकोमेट्री कितनी है, 1 है। आगे कितना लिखा हुआ है, 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन का कुल चेंज हमने बोला एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 - 0। आंसर क्या आ गया, 3। 0 से 3 जा रहे हो ना, चेंज है 3 का, तो एन फैक्टर क्या आ गया, 3। तो 1 मोल के लिए आने वाला इलेक्ट्रॉन का कुल चेंज उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमेशा प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैंने अगला एग्जांपल देखा, ये मैंने बोला अगर मैं बोलूं Na से Na+, ये
ये अगर मेरे पास में ये है सारी चीजें, तो आइए ध्यान से देखते हैं हर स्थिति में n फैक्टर कैसे आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां सोडियम क्या है, उदासीन है, तो उदासीन पे ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, और यहां तो +1 ही लिखा है, तो जो आवेश होता है वही उदासीन ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 0 से +1 बेटा कितने का चेंज आया, 1 का। आपको मॉड लिखना है इसका, 1 - 0 कितने का चेंज आया, 1 का। अब यहां कितना सोडियम है, एक ही सोडियम है। अगर एक ही सोडियम है तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। यहां अगर इसके लिए एन फैक्टर लिखेंगे तो कितना है चेंज, 1 का, तो 1। दोनों साइड एन फैक्टर 1, दोनों साइड निकल सकता है एन फैक्टर। ठीक है, एन कारक, इसे एन फैक्टर के नाम से बोलते हैं, शॉर्ट में एनएफ। अगर आप यहां देखें तो मैग्नीशियम उदासीन है तो 0, यहां पे है +2, 0 से +2 गए, चेंज कितने का आया, 2 का। 0 से +2 गए, चेंज कितने का आया, 2 का। अगर चेंज आया 2 का तो हमने बोला कितना मैग्नीशियम है, एक ही मैग्नीशियम है, तो एक मैग्नीशियम के लिए 2 का चेंज है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का। ऐसे ही यहां पे भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का, है ना। +2 से 0 जाओ या 0 से +2 जाओ, एक ही बात है। अच्छा, अगर हम यहां बात करते हैं, ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला एन फैक्टर निकालो। गौर से देखो, अगर आप यहां पे कार्बन पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, क्योंकि ऑक्सीजन तो सभी को पता है -2 होती है, ऑक्सीजन तो सभी को पता है -2 होती है। अगर कार्बन पे देखो तो 2 कार्बन है, हर किसी पे X है, 4 ऑक्सीजन है, हर किसी पे -2 है, और ओवरऑल आवेश है -2, है ना। तो मैंने बोला 2x - 8 इक्वल टू -2, तो यहां पे 2x किसके बराबर हो गया, 6 के, तो x किसके बराबर हो गया, 3 के, तो यहां कार्बन पे क्या ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, +3। इसी तरीके से अगर आप यहां बात करो तो कार्बन पे x है, 2 ऑक्सीजन, हर किसी पे -2, ओवरऑल 0, x - 4 का मान 0 हो गया, तो x का मान हो गया +4, तो कार्बन पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +4। यहां कार्बन पे +3 है, वहां कार्बन पे +4 है ना। यहां कार्बन पे +3 है, वहां कार्बन पे +4 है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप देखो ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन तो एज इट इज ही है, दोनों साइड -2 था तो कोई चेंज था नहीं खास। पर कार्बन +3 से +4 चेंज हो रहा है। अगर +3 से +4 चेंज हो रहा है, अरे ये क्या हुआ, अगर कार्बन +3 से +4 चेंज हो रहा है तो बेटा पहले आप चेंज देखो, 4 - 3 चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का है, 1 का। +3 से +4 कितने का चेंज है, 1 का। अगर चेंज है 1 का तो अब आप ध्यान से देखें, यहां पे ये कार्बन के लिए चेंज निकाला है, यहां पे इस स्पीशी के 1 मोल में कितने कार्बन है, 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा, 1 का चेंज आ रहा है, यहां पे 2 कार्बन मौजूद है, तो एन फैक्टर आ गया 2 का। अगर ऑक्सीजन का चेंज आ रहा होता तो मैं इंटू 4 करता, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, पर क्योंकि कार्बन का चेंज आ रहा है तो कार्बन के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका एन फैक्टर तो 2 है। परंतु अगर आप इस साइड एन फैक्टर देखोगे तो आप बोलोगे चेंज तो कितने का आ रहा है, 4 से 3 वापस 1 का, पर कितना कार्बन है, केवल एक ही कार्बन है, तो इस साइड एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। तो जरूरी नहीं है कि दोनों साइड एन फैक्टर सेम ही आए। एन फैक्टर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, बट उसकी वैल्यू अभिकर्मक और उत्पाद दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभिकर्मक और उत्पाद दोनों के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एन फैक्टर निकालना सिखा रहा हूं तुमको तरीके से। अगली चीज देखो, यहां पे मैंने क्या बोला, अगली चीज मैंने बोला अगर आप यहां सल्फर पे बात करें और यहां सल्फर पे बात करें तो मुझे बता सकते हो क्या एन फैक्टर क्या आएगा, मुझे बता सकते हो क्या एन फैक्टर क्या आएगा। देखो ध्यान से, मैंने बोला यहां पे सल्फर पे 2 है तो 2x मान लिया, 3 ऑक्सीजन, हर किसी पे -2 ही होता है, ओवरऑल आवेश है -2 क्योंकि एक आयन है, तो 2x - 6 इक्वल टू -2, तो 2x का मान हो गया 4, तो x का मान आ गया 2। तो यहां सल्फर पे कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है, +2। इसी प्रकार अगर हम यहां सल्फर पे बात करें तो 4 सल्फर है, हर किसी पे x, 6 ऑक्सीजन है, हर किसी पे -2,
ओवरऑल भी है -2 चार्ज इस पे। तो ये हो गया 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -2। तो 4x का मान हो गया 10 के बराबर, तो x का मान हो गया 2.5 के बराबर। 10/4 5/2 2.5 है ना। तो +2 से +2.5 +2 से +2.5, अगर 2 से 2.5 तक जाएंगे तो कितने का चेंज आएगा? 0.5 का। 2 से 2.5 तक जाएंगे तो कितने का चेंज आएगा? 0.5 का। अगर चेंज आएगा 0.5 का। अब आप देखो यहां पे कितने सल्फर हैं? 2। तो हमने बोला n फैक्टर हो जाएगा 0.5 इंटू 2, यानी कि n फैक्टर हो गया 1। इसी तरह वहां पे अगर n फैक्टर निकालोगे तो चेंज है 0.5 का, 4 सल्फर हैं, तो नेट n फैक्टर हो गया 2। तो इस साइड n फैक्टर 1 है और उस साइड n फैक्टर 2 है। इस तरीके से आप किसी भी अभिक्रिया में n फैक्टर बता सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया में n फैक्टर बता सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। यस, हाँ जी बेटा, जिसका डेटा पूछा हो उस साइड का यूज होगा बेटा। अगर इसके बारे में डेटा पूछा है तो ये एन फैक्टर यूज करेंगे, अगर इसके बारे में पूछा है तो ये यूज करेंगे, अगर इसके बारे में पूछा है तो ये यूज करेंगे, और इसके बारे में पूछा है तो ये यूज करेंगे। जिसका डेटा पूछा हो उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, अगर ये सही है, अगर ये सही है, नेगेटिव नहीं होता कभी भी। एन फैक्टर सदैव पॉजिटिव होगा, सदैव। इसीलिए तो मैं मॉड लगा रहा हूं, इसीलिए तो मैं मॉड लगा रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये चीज समझ में आती है तो बेटा अब तो आप तुल्यांकी भार बता सकते हो ना किसी भी चीज का। जैसे सपोज करो मैंने तुमसे कहा कि मुझे इसका तुल्यांकी भार बताओ। अगर मैंने बोला ये रिएक्शन है, मैंने बोला ये रिएक्शन हो रही है, मुझे आप बताओ इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, इसका तुल्यांकी भार कितना होगा। इसी तरह अगर ये रिएक्शन हो रही है, मैंने आपको बोला मुझे बताओ इसका तुल्यांकी भार कितना होगा और इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, है ना। इस तरीके से अगर क्वेश्चन है तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर मुझे C2O4 -2 के लिए बात करनी है तो बेटा n फैक्टर तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, n फैक्टर तो इसके लिए 2 है, और मोलर भार कितना होगा? कार्बन का 12, तो 12 दूनी 24, 16 चौके 64, तो 64 + 24, ये तो हो गया मोलर भार डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना होता है? 2। तो हमने बोला ये हो गया 4 और 4 8, 6 और 2 8, तो 88/2, आंसर आ गया 44। इसी तरीके से अगर CO2 की बात होती तो CO2 का मोलर भार होता है 44, और n फैक्टर कितना है भाई इस केस में? 1। तो ये आ गया 44। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों मान सेम आए, बाय चांस सेम आ गए यहां पे, बाय चांस। अगर आप यहां बात करेंगे तो एल्यूमिनियम +3 के लिए भी 27/3, मोलर बार 27, एन फैक्टर 3, मोलर बार 27, एन फैक्टर 3, ये आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें एक रिएक्शन, कभी कभी क्वेश्चन जैसे ये आ जाता है, ये रिएक्शन हो रही है, क्वेश्चन कह रहा है बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी है 1.5, ऑप्शन नंबर डी है 9। क्या बताओगे भाई? जल्दी से बताना जरा, जल्दी से बताना। तो कैलकुलेट करके एन फैक्टर कैसे बताओगे?
ठीक है क्या? मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए, अगर हम यहां पे बात करें तो आंसर होगा 6। 42% बच्चों ने सही जवाब दिया है। लकी, सुनील, बिरलेश, कार्तिक, मोताराम, अवनी, कान्हा, ध्यान से देखो बेटा। अगर यहां क्रोमियम पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो +6 आएगी, और यहां तुम +3 निकाल चुके हो। +6 से +3 गए, चेंज कितने का आया? +6 से +3 गए, चेंज कितने का आया? 3 का। अगर +6 से +3 जाने पे चेंज आता है 3 का, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? +6 से +3 जाने में अगर चेंज आता है 3 का, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है चेंज तो 3 का है। तो अगर मुझसे कोई Cr2O7-2 का वैल्यू पूछे एन फैक्टर, तो चेंज है 3 का, कितने क्रोमियम इन्वॉल्व है? 2, तो नेट एन फैक्टर हो गया 6। इसी तरीके से अगर मुझसे कोई इसका एन फैक्टर पूछे तो चेंज है 3 का, कितने क्रोमियम है? सिर्फ 1, तो एन फैक्टर हो गया 3। तो ऊपर वाले केस में एन फैक्टर 6 है, नीचे वाले में एन फैक्टर 3 है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आती है बात? क्लियर है? बढ़िया। अगर इस तरीके से सारी बातें समझ में आई तो बेटा आओ एक बार तुल्यांक निकालने के सभी फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, फिर मेरे को अगली बात जो समझानी है वो मैं समझाता हूं। तो मैंने आपको तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला बताया था, दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार। ये तो मेरा पहला फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा देखें, मैंने बोला दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार को मैंने लिखा मोलर भार, अपॉन एन फैक्टर है तो वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। अब आप देखो ये जो बना है दिया गया भार अपॉन मोलर भार, ये क्या बन गया? मोल्स। तो दूसरा फॉर्मूला बन गया मोल्स इंटू एन फैक्टर। पहला फॉर्मूला है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार, दूसरा फॉर्मूला है मोल्स इंटू एन फैक्टर। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? हमें पता है मोलरता बराबर मोल्स अपॉन आयतन इन लीटर होता है, सांद्रता पद पढ़ा था हमने। अगर मोलरता बराबर मोल्स अपॉन आयतन होता है तो यहां से मैं मोल्स लिख सकता हूं क्या? मोलरता इंटू आयतन। मोल्स को लिख सकता हूं मोलरता इंटू आयतन। अगर मोल्स को लिख सकता हूं मोलरता इंटू आयतन इंटू एन फैक्टर, तो ये हो गई मेरी तीसरी इक्वेशन। ये हो गई मेरी तीसरी इक्वेशन। और अगर ये भी समझ में आ गया तो बेटा एक आखिरी चीज, नॉर्मलता क्या होती है? मोलरता इंटू एन फैक्टर। अगर आप मोलरता को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मलता आ जाएगी। तो हम बोलते हैं तुल्यांकों का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है जी, आप देखिए ध्यान से, एम हो जाता है मोलरता, एन हो जाता है नॉर्मलता। समझें बात को ध्यान से। हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हो जाएंगे तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करने के। हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हो जाएंगे तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करने के। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? पहला फॉर्मूला है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार, दूसरा फॉर्मूला है मोल्स इंटू एन फैक्टर, तीसरा फॉर्मूला है मोलरता इंटू आयतन इंटू एन फैक्टर, और आखिरी फॉर्मूला है नॉर्मलता इंटू आयतन। सही है? तो जैसा डेटा सवाल में दिया होगा तुल्यांकों का हम वैसी बात कर लेंगे। पर ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। ये रेडॉक्स का तुल्यांकी कॉन्सेप्ट का रिवीजन था जो अभी तक हमने किया। हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था आज की क्लास का कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको तुल्यांकी कॉन्सेप्ट का पढ़ाया। तीसरा पॉइंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो देखो क्या है ध्यान से। मैंने बोला अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं, एग्जाम्पल 1, तीसरे पॉइंट में मैं पहला एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और मैं एक एनालिसिस करना चाह रहा हूं।
देखना ध्यान से, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। अगर मैं ये रिएक्शन लिखता हूं तो क्या मैं मोल कंसेप्ट लगा के ये कह सकता हूं क्या कि सर मुझे इस रिएक्शन से ये समझ में आ रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम धातु निक्षेपित हो रहा है? यस, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम धातु बन रहा है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने से इतना सोडियम धातु बन रहा है, तो अगर मैं मोल से भार में जाना चाहूं तो मैं भार से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मोलर भार से। तो मैं कह दूं 1 मोल का मतलब 23 ग्राम सोडियम धातु बन रहा है। मोल इंटू मोलर भार हो जाता है भार, क्योंकि मोल होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो मोल्स इंटू मोलर भार क्या हो जाएगा? भार के बराबर। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 23 ग्राम सोडियम बन रहा है। बेटा आज ही आपको एक बात पढ़ाई है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 फैराडे आवेश। तो मैं ये बोलूं क्या कि कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि 1 फैराडे आवेश पास करने पर 23 ग्राम सोडियम धातु निक्षेपित होता है। 1 फैराडे आवेश पास करने पर 23 ग्राम सोडियम धातु निक्षेपित होता है। अगर 23 ग्राम सोडियम धातु निक्षेपित होता है तो बेटा जी क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या 23/1? कोई दिक्कत थोड़ी है 23/1 लिखने में। नहीं, 23 लिखो, 23/1 लिखो, एक ही बात है। गौर से सोचना, क्या ये 23 सोडियम का मोलर भार है? हाँ। क्या ये 1 इस सोडियम का एन फैक्टर है क्या इस रिएक्शन में? 0 से +1 गए, 1 का चेंज, एन फैक्टर 1। तो 23 लिखो या 23/1 लिखो, बट फर्क ये पड़ गया कि ये चीज मैंने क्या लिख दी, मोलर भार सोडियम का अपॉन एन फैक्टर। तो ये चीज क्या हो गई? तुल्यांकी भार। और एक तुल्यांक का भार क्या होता है? तुल्यांकी भार। यानी कि मैं कहूं 1 फैराडे आवेश पास करवाने पर 1 ग्राम तुल्यांक सोडियम निक्षेपित होता है। 1 फैराडे आवेश पास करवाने पर 1 ग्राम तुल्यांक सोडियम निक्षेपित होता है। प्लीज देखें समझ में आ रही है क्या ये वाली बात? प्लीज देखें समझ में आ रही है क्या ये वाली बात? ऑल्दो मैं इस चीज को जनरलाइज करना चाहता हूं, बट अब पता नहीं ये जनरलाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो करके देखेंगे, करके देखेंगे। बट अभी तो यही समझ में आ रहा है कि 1 फैराडे आवेश पास करने पर 1 तुल्यांक सोडियम डिपॉजिट होता है। यस, सही है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही है। मुझे लग रहा है हम कल तक में कोर्स खत्म कर नहीं पाएंगे, हमें परसों की क्लास भी लेनी पड़ेगी। इस हफ्ते पूरी क्लास ले लेते हैं, अगले हफ्ते से नया पार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 4 दिन होती है ना केमिस्ट्री। मुझे ऐसा लग रहा है कि परसों की क्लास भी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिडॉक्स में हमें मेहनत करी है आज काफी, है ना। तो ध्यान से देखना, ध्यान से सोचना। अगर ये चीज क्लियर है तो हमने क्या बोला अगला एग्जाम्पल, हमने क्या बोला अगला एग्जाम्पल देखो ध्यान से, क्या बोला अगला एग्जाम्पल देखो ध्यान से। मैंने बोला अगला एग्जाम्पल ये है, Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ करके मैग्नीशियम सॉलिड देता है। Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ करके मैग्नीशियम सॉलिड देता है। अगर मैंने ये रिएक्शन लिखी तो क्या मैं इस रिएक्शन से ये साफ साफ कह सकता हूं क्या कि मुझे समझ में आ रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर 1 मोल मैग्नीशियम धातु निक्षेपित होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर 24 ग्राम मैग्नीशियम धातु निक्षेपित होता है, क्योंकि 1 मोल का मतलब 24 ग्राम है। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पे 24 ग्राम मैग्नीशियम होता है तो बेटे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर इतना ग्राम मैग्नीशियम धातु निक्षेपित होता है, 24/2 ग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर 24/2 ग्राम मैग्नीशियम धातु निक्षेपित होता है।
24/2, यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, मैग्नीशियम का मोलर भार। और अगर आप गौर से देखें तो 0 से +2, एन फैक्टर क्या है, 2। तो मोलर भार अपॉन एन फैक्टर, ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार मैग्नीशियम। और बेटा अगर तुल्यांकी भार के बराबर कोई चीज है तो 1 ग्राम तुल्यांक जो होता है किसी चीज का, उसका भार होता है तुल्यांकी भार। यानी कि यहां भी मुझे ये समझ में आ गया अल्टीमेटली कि 1 फैरेडे आवेश पास करवाने पर, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, 1 फैरेडे आवेश, तो 1 फैरेडे आवेश पास करवाने पर 1 ग्राम तुल्यांक मैग्नीशियम निक्षेपित हो रहा है। यहां पे भी 1 फैरेडे आवेश पास करवाने पर 1 ग्राम तुल्यांक सोडियम निक्षेपित हो रहा था। ठीक उसी तरीके से अगर मैं तीसरी बार बात करूं, फिर हम इसको जनरलाइज कर देंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने मर्जी से लिया ये वाला, कि Al+3 एक्वस 3 इलेक्ट्रॉन का लाभ लेके एल्यूमिनियम सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है। अगर ये एल्यूमिनियम सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है तो इस बार आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो साफ साफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर 1 मोल एल्यूमिनियम निक्षेपित होता है, यानी कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित होता है ना। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित होता है। तो बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पर 27/3 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित होता है। बेटा क्या मैं ये कह दूं क्या कि 1 फैरेडे आवेश पास करवाने पर, अब देखो ये मोलर भार है एल्यूमिनियम का, ये एन कारक है एल्यूमिनियम के लिए, तो मैं ये कह दूं क्या ई ग्राम एल्यूमिनियम, ये तुल्यांकी भारी तो है, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक एल्यूमिनियम का निक्षेपित होता है। एक फैरेडे आवेश पास करवाने पर एल्यूमिनियम का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित होता है। 1 फैरेडे आवेश पास करवाने पर एल्यूमिनियम का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित होता है। तो हर बार मेरा वही रिजल्ट आ रहा है, हर बार मेरा वही रिजल्ट आ रहा है। मतलब मुझे यह समझ में आ गया कि 1 ग्राम तुल्यांक पास करवाने पर, सॉरी 1 फैरेडे आवेश पास करवाने पर किसी भी स्पीशी का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित होता है। इसी तरह मैं ये कह सकता हूं 2 फैरेडे आवेश पास करवाने पर 2 ग्राम तुल्यांक, 3 फैरेडे आवेश पास करवाने पर 3 ग्राम तुल्यांक, 10 फैरेडे आवेश पास करवाने पर 10 ग्राम तुल्यांक, 100 फैरेडे आवेश पास करवाने पर 100 ग्राम तुल्यांक। यानी कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या और फैरेडे की संख्या सेम हो जाएगी। फैरेडे की संख्या और ग्राम तुल्यांकों की संख्या सेम हो जाएगी। समझ में आई क्या ये बात? मैंने पहली चीज बोली 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैरेडे आवेश है। दूसरी चीज मैंने ये बोली कि 1 फैरेडे आवेश पास करने पर 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित होते हैं किसी भी चीज के। और मैंने 3 एग्जाम्पल लिख के उस चीज को प्रूव भी कर दिया। बताना तो, बताना तो। ठीक है ना, बढ़िया है ना? ठीक है साहब, अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप विद्युत अपघटन करवाते हो तो कुछ चीजें एनोड पे आती हैं, कुछ चीजें कैथोड पे आती हैं। ये आपका विलयन है और ये आपकी बैटरी है ना।
तो मैंने बोला ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, वैद्युत अपघटन कराने पर हमेशा ध्यान रखिएगा, वैद्युत अपघटन करवाने पर जितने पदार्थ के तुल्यांक कैथोड पे बनते हैं, चाहे जो भी पदार्थ जाए और जो भी एनोड पे जाता है, उनके तुल्यांक हमेशा समान होते हैं। जो भी चीज एनोड पर बनती है, जो भी चीज कैथोड पर बनती है, उनके तुल्यांक हमेशा समान होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला जल का वैद्युत अपघटन हुआ है, अगर मैंने बोला जल का वैद्युत अपघटन हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन हो रहा है कैथोड पर उत्सर्जित और ऑक्सीजन हो रहा है एनोड पर उत्सर्जित। तो ये जो तुल्यांक हैं ये आपस में क्या होंगे? बराबर। जो भी चीज एनोड पर बन रही है, जो भी चीज कैथोड पर बन रही है, उनके तुल्यांक हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये रूल्स जो मैंने आज सिखाए हैं, अगर इन्हें हम ध्यान रखेंगे तो हमसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इन रूल्स को हम ध्यान रखेंगे तो हमसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होगा तो आइए भाई इन सारी चीजों के आधार पे हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। गणनात्मक वैद्युत अपघटन में है भाई, आपको याद होगा जब मैंने गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था तो मैंने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाई थी। जब मैंने आप लोगों को चालकता सेल पढ़ाया था तो मैंने आपको कोलराउश की इक्वेशन पढ़ाई थी। अब जब मैं आपको वैद्युत अपघटनीय सेल पढ़ा रहा हूं तो यहां मुझे तीसरी चीज पढ़नी है और यहां मुझे पढ़ने हैं फैराडे के नियम। फैराडे ने वैद्युत अपघटन को लेके फैराडे ने वैद्युत अपघटन को लेके कुछ नियम दिए थे। फैराडे ने वैद्युत अपघटन को लेके कुछ नियम दिए थे। उन नियम को यहां पे डिस्कस करना है। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह कहता है कि वैद्युत अपघटन करवाने पर बनने वाले पदार्थ का भार विलयन में पास कराए गए आवेश के समानुपाती होता है। विलयन में पास कराए गए आवेश के समानुपाती होता है। विलयन में पास कराए गए आवेश के समानुपाती होता है। मतलब सपोज करो कैथोड पे कुछ बनता है या एनोड पे कुछ भी बनता है, उस चीज का जो भार है वो विलयन में आप जो भी आवेश पास करवाते हो उसके समानुपाती है। अब आवेश का मतलब होता है करंट इंटू धारा इंटू समय। तो मैंने बोला कि W आपका समानुपाती हो गया I इंटू टी के। अगर मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बेटा जी कोई नियतांक आएगा, उसका मान हो जाता है Z। तो वैल्यू हो जाती है W इज इक्वल टू ZIT। W इज इक्वल टू ZIT। कोई भी पदार्थ उसका कितना ग्राम निक्षेपित हुआ है वो बराबर हो जाएगा ZIT के। क्या होता है Z? क्या होता है Z? हम बोलते हैं Z का मतलब होता है वैद्युत रसायन तुल्यांक। Z का मतलब होता है वैद्युत रसायन तुल्यांक। ध्यान से देखें, इसका मान होता है E अपॉन 96500 के। Z का मान होता है E अपॉन 96500 के, जहां पे E होता है तुल्यांकी भार। E होता है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार अपॉन 96500।
इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू EIT बाय 96500। W इज इक्वल टू EIT बाय 96500। ध्यान से देखें, यहां पे मैंने बोला I हो गई है धारा एम्पेयर में, T हो गया है समय सेकंड में, है ना जी, बढ़िया है। पर मैं ये फॉर्मूला खाली यूज नहीं करता, मैं इस फॉर्मूले को तरह तरह से यूज करता हूं। जैसे अगर मैं E को इधर शिफ्ट कर दूं, अगर मैं E को उस साइड शिफ्ट कर दूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा ये। बन जाएगा भाई। ये क्या होती है, तुल्यांकों की संख्या, और ये क्या हो गया, धारा इंटू समय अपॉन 96500। और मैंने आज ही सिखाया है, मैंने क्या सिखाया है कि तुल्यांकों की संख्या फैराडे की संख्या के बराबर होती है। तो अगर आपको भार का डेटा दिया हो और फैराडे की संख्या पूछी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। अगर धारा और समय का डेटा दिया हो और फैराडे की संख्या पूछी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है जी, बढ़िया, ओके। अगर ये समझ में आया तो ध्यान से देखो, तुल्यांकों के तो और भी फॉर्मूले हैं। तो मैंने बोला W बाई E लिखो, या मोल इंटू एन कारक लिखो, या मोलरता इंटू आयतन इंटू एन कारक लिखो, या नॉर्मलता इंटू आयतन लिखो। और इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी अपॉन 96500, राइट। इसमें से हम कुछ भी लिखें, कैसे भी लिखें, हमारा काम बन जाता है। कुछ भी लिखें, कैसे भी लिखें, हमारा काम बन जाता है। सही है। ये सब कुछ किसके बराबर है, फैराडे की संख्या के। तो ये फॉर्मूला कैसे भी, वो आपसे मोल भी पूछ सकता है, वो आपसे मोलरता भी पूछ सकता है, वो आपसे नॉर्मलता भी पूछ सकता है, वो आपसे भार भी पूछ सकता है। सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको हर तरीके का फॉर्मूला लिख के बता दिया, हर तरीके का फॉर्मूला लिख के बता दिया। ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, फैराडे की संख्या, ये क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जाती है। तो हमें आनी जरूरी है कि फैराडे की संख्या का अर्थ क्या है, हमें पता होना जरूरी है कि फैराडे की संख्या का मतलब क्या है। ठीक है, इस वजह से तो आइए एक सवाल करते हैं। सवाल से जरा जो भी इतनी देर से सीख रहे हैं, इतनी देर से इतनी सारी थ्योरी पढ़ी है, इसे अप्लाई करके देखें। तो जरा देखें कि किस लैंग्वेज में सवाल आते हैं, क्या हमसे पूछा जाता है। अभी मैंने पहला नियम बताया है, पहले पहले नियम के सवाल करेंगे, फिर हम अगली क्लास में दूसरा नियम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, जरा क्वेश्चन देखना। आज क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा निकल नाइट्रेट के विलयन को 0.1 फैराडे वैद्युत से आवेश पास कराने पर वैद्युत अपघटन किया जाता है, तो कैथोड पर निकल के कितने मोल बनेंगे। कैथोड पर निकल के कितने मोल बनेंगे। अब देखो, मैं आपको सवाल पढ़ना सिखाता हूं, सवाल को समझना सिखाता हूं। यहां पे आधे से ज्यादा बच्चों का सवाल इसलिए गलत होता है क्योंकि उन्हें सवाल पढ़ना नहीं आ पाता। ध्यान से देखिए, सवाल कह रहा है कि निकल नाइट्रेट का एक विलयन था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, मतलब कैथोड और एनोड आपके प्लैटिनम है, ये आपका विलयन है निकल नाइट्रेट।
ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, और ये मैंने बैटरी से जोड़ा हुआ है। सवाल कह रहा है इस पे 0.1 फैराडे आवेश पास करवाया, वैद्युत अपघटन हुआ, कैथोड पर निकल के कितने मोल बनेंगे। मतलब सवाल ने ये क्लियर कट कह दिया कि कैथोड पर क्या बनने वाला है, निकल। कैथोड पर क्या बनने वाला है, निकल। आप समझे इस बात को। हमारे पास यहां पे दो आयन है, एक है निकल +2 और एक है NO3-। अब ऑब्वियस सी बात है, एनोड आपका धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक, तो कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ कौन सा आयन जाएगा, पॉजिटिव। तो निकल +2 कहां जाएगा, कैथोड पर, और किसमें परिवर्तित होगा, सवाल ने कहा है निकल में। मतलब आपको एनोड से मतलब ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है कि इस नाइट्रेट आयन का क्या होगा, सवाल ने पूछा ही नहीं है। सवाल ने कहा है कैथोड पर निकल के कितने मोल बनेंगे, तो हमें रिएक्शन लिखनी है कि निकल +2 अगर निकल में जाएगा इस अभिक्रिया से जाएगा। देखे ध्यान से, है ना। अगर ऐसा होगा तो अब एक बात सोचो, ऐसा करने में कितना फैराडे लग रहा है, 0.1, और पूछा क्या है, मोल। ध्यान से देखें, कोई फॉर्मूला आपको पता है क्या, हमें फैराडे की संख्या दी है। फैराडे की संख्या तुल्यांकों की संख्या भी होती है, तुल्यांकों की संख्या फैराडे की संख्या भी होती है। यानी कि मैं बोलूं 0.1 तो फैराडे की संख्या है, यानी कि तुल्यांकों की संख्या है, और मूल निकालने के लिए तुल्यांकों का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ये इनटू मुझे निकल का क्या यूज करना पड़ेगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 से +2 जा रहा हूं, 0 से +2 जाने में कितने का चेंज आया, 2 का। इसीलिए तो ये रिएक्शन लिखी है मैंने। तो हमने बोला मोल ऑफ निकल इंटू 2। आप ऐसे लिखो। अगर आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आता है तो आपको इतना भी परेशान नहीं होना है, आप तो सीधी रिएक्शन लिख दो कि भाई निकल +2 जो है वो कैथोड पे निकल में जा रहा है, अपचयन हो रहा है ना। तो 0 से +2 कितने का चेंज आया, 2 का। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 2। बस इतना जरूरी था। तो यहां से हमें समझ में आया निकल के मोल हो गए ये 0.05 मोल। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या। लैंग्वेज से देखने में डरावना लगता है, बट सॉल्यूशन एक ही लाइन का है। लैंग्वेज में देखने में डरावना लगता है, बट सॉल्यूशन एक ही लाइन का है। प्लीज गौर से देखें, है ना जी। लैंग्वेज में देखने में लगता है इतना बड़ा सवाल है, बट सॉल्यूशन एक ही लाइन का है, अगर आपको समझ में आ जाए बात तो। ठीक है, तो क्वेश्चन की एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, तभी जाके बात समझ में आएगी, तभी जाके बात समझ में आएगी, है ना। ठीक है जी। सर W क्या है बेटा, भार। शुभम यार कैसी बात करता है ब्रो, लिखा तो था मैंने यहां पे पदार्थ का भार, पदार्थ का भार ग्राम लिखा तो है। गजब करते हो भाई। ठीक है सर, निक्षेपित, निक्षेपित मतलब डिपॉजिट होना, जमना वहां पे जाके। अगर कोई ठोस चीज में कन्वर्ट हो रहा है तो जम जाएगा, गैस में है तो उत्सर्जित हो जाएगा। सर 27/3 को सॉल्व भी कर सकते हैं ना, पर क्यों नहीं गए, क्योंकि बेटा मुझे वो मोलर भार अपॉन एन कारक वाली फॉर्म समझानी थी, मुझे मोलर भार अपॉन एन कारक वाली फॉर्म समझानी थी आपको, अदरवाइज मैं 9 भी लिख सकता था। कोई बात नहीं केशव प्रताप बेटा, आपका नाम जेई की रैंक में आएगा, तो आप वहां के लिए तैयारी करो, यहां के पोल से क्या होता है ना। ठीक है चलो, नॉर्मलता नहीं पढ़ा बेटा, 11वीं कैसे पास कर लिया आपने। चलो अगला सवाल करेंगे अब, अगला सवाल करेंगे अब, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है Fe2SO4 होल थ्राइस के विलयन को x मिनट के लिए, Fe2SO4 होल थ्राइस के विलयन को x मिनट के लिए
1.5 एम्पेयर की धारा द्वारा वैद्युत अपघटन कराने पर 1.5 0.3482 या 0.35 ग्राम आयरन सॉलिड निक्षेपित होता है। 0.35 ग्राम आयरन निक्षेपित होता है। एक्स का मान क्या होगा अपने को बताना है। एक्स का मान क्या होगा अपने को बताना है, ये क्वेश्चन है। ध्यान से सुने कैसे करेंगे, ध्यान से सुने समझे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। मैंने बोला कि भाई अब की बारी क्या हो रहा है, विलियन है फेरिक सल्फेट का, है ना। यहां विलियन है Fe2SO4 होल थ्राइस का। तो अगर आप इसको आयनों में तोड़ेंगे तो एक तो Fe+3 बनेगा और एक सल्फेट आयन बनेगा। Fe+3 किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, और ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है। सवाल कह रहा है कि वैद्युत अपघटन करवाने पर Fe2SO4 होल थ्राइस से Fe बनता है, यानी कि आपको यह दे दिया कि कैथोड पर Fe+3 से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। यह सवाल ने बोल दिया। कितना ग्राम बन रहा है, 0.35 ग्राम बन रहा है। ठीक है, और ये कितनी देर के लिए हुआ है, ऐसा करने के लिए हमने 0.5 एम्पेयर धारा का इस्तेमाल किया है x मिनट तक। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। अच्छा, एन फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है तो एन फैक्टर निकाल लेते हैं। 0 से +3, 3 का चेंज, तो हमने बोला एन फैक्टर क्या हो गया, 3। एन फैक्टर क्या हो गया, 3। अगर एन फैक्टर हो गया 3, अगर एन फैक्टर हो गया 3, तो समझिएगा मेरी बात को, कितनी देर के लिए धारा का प्रवाह हुआ है। तो फॉर्मूला था सबसे बेसिक वाला, W इज इक्वल टू EIT/96500। ठीक है, और आयरन का मोलर भार आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूं, 56 ग्राम पर मोल होता है ना। आयरन का मोलर भार होता है 56 ग्राम पर मोल। तो आप ध्यान से देखें कितना भार आयरन हो रहा है, 0.35। ये किसके बराबर हो गया, तो तुल्यांकी भार होता है मोलर भार अपॉन एन कारक। तो आयरन का मोलर भार है 56 और एन कारक है यहां पे 3। दिस इनटू धारा का प्रवाह कितना, धारा कितनी है 0.5, इनटू समय कितना लग रहा है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो x मिनट में 60x हो गए, डिवाइडेड बाय 96500। तो हमने बोला यहां से कि ये बन जाएगा 0.35 इंटू 96500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 0.5 इंटू 60। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर। सही है जी, बढ़िया। अगर ये सब समझ में आता है, अगर ये सब समझ में आता है तो यहां से x का मान निकल जाएगा क्या, सॉल्व होके। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो मैं आपको अभी आंसर दे देता हूं, आप लोग अपनी तरफ से सॉल्व करना। x का मान आएगा 20, यानी कि 20 मिनट। x का मान क्या आएगा, 20 मिनट। समझे मेरी बात को ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। समझे मेरी बात को ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। बेटा उसकी प्राइस के लिए वहां एक नंबर लिखा है, आप उस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है यार। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है साहब। हाँ आई 1.5 है ना, अच्छा मैंने 0.5 लिख दिया क्या, कोई नहीं अब कर दिया तो इसे चेंज कर देते हैं।
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 20 आएगा। चलो W/E तुल्यांक दिया गया भार अपॉन तुल्यांक की भार। यार तुल्यांकों की संख्या बेटा बताई हुई चीज है। एक सवाल और करते हैं, फिर क्लास को टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, या चलो आप लोग घर से करके लाना, मैं आपको होमवर्क में देता हूं। आप लोग घर से करके लाना, मैं होमवर्क के लिए लिख के देता हूं। क्वेश्चन है ये, किसी वैद्युत अपघटनीय सेल में किसी वैद्युत अपघटनीय सेल में अम्लीय माध्यम में Cr2O7 माइनस Cr+3 में अपचयित होते हैं। एक मोल Cr+3 आयन बनाने के लिए 48.25 मिनट में कितनी धारा का प्रवाह होगा, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है साहब, इस क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा ट्राई। हम अगली क्लास में आते ही सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, देन हम दूसरा नियम डिस्कस करेंगे, उसमें तो एक ही सवाल करना है वो करेंगे, एंड देन हम अगला गुणात्मक पढ़ेंगे। गणनात्मक तो पढ़ लिया, अगली क्लास में गुणात्मक पढ़ेंगे, और एक मुझे कर्व पढ़ाना है, ग्राफ बनाना सिखाना है, वो करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है जी, कोशिश करेंगे कल ही सब कुछ खत्म हो जाए। अगर उसके आगे भी जरूरत पड़ी तो फिर परसों की क्लास ले लेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ठीक है जी, चलो तो वीसी वगैरह कल की क्लास में। ठीक है भाई लोग, चलो भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल। ऐसे ही मुस्कुराते रहे, तब तक के लिए बाय बाय।